जय हिंद सर। जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th मैथमेटिक्स से हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 6th चैप्टर प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी की प्रश्नावली 16.2 को शुरू करेंगे। और देखिए यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको हमें देखना है। एक टर्म यहाँ आएगा अपवर्जी। तो अपवर्जी क्या होता है इसको समझ लीजिए। सपोज कीजिए कोई समुच्चय ए है और कोई दूसरा समुच्चय बी है और इनका इंटरसेक्शन लेते हैं। तो इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो दोनों में कॉमन होता है वो इंटरसेक्शन होता है। और अगर यह फाई हो जाए, फाई का मतलब रिक्त समुच्चय, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए और बी में कॉमन कुछ भी न हो तो उस स्थिति में ये फलन जो होता है या घटना जो होती है वह अपवर्जी होती है। इसको आप दिमाग में रखे रहिएगा अच्छी तरह से कि अगर फाई होगा तो अपवर्जी होगा, फाई नहीं होगा तो अपवर्जी नहीं होगा। फिर आगे जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे हम आपको बताते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है एक पासा फेंका जाता है। तो जब पासा फेंका जाएगा तो इसका जो सैंपल होगा 1 2 3 4 5 6। पासा फेंकते हैं तो यही होता है। एक पासा फेंका जाता है, मान लीजिए घटना ई, कोई घटना ई है। तो कहा जा रहा है मान लीजिए घटना ई पासे पर संख्या 4 को दर्शाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ई में 4 होगा। अब इसके बाद आगे देखिए क्या, और कहा जा रहा है घटना यफ पासे पर सम संख्या को प्रदर्शित करता है। यफ जो है पासे पर सम संख्या को प्रदर्शित करता है। तो पासे पर सम संख्या कौन कौन है? 2 है, 4 है, 6 है। तो अब पूछा जा रहा है कि क्या ई और यफ परस्पर अपवर्जी हैं? तो अपवर्जी तब होगा जब इंटरसेक्शन फाई होगा, और फाई नहीं होगा तो अपवर्जी नहीं होगा। तो ई और यफ का हम इंटरसेक्शन निकालें। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। देखिए तो इन दोनों में कॉमन मिल रहा है, कॉमन है 4। यानी इस प्रकार देख रहे हैं कि ई इंटरसेक्शन एफ इज नॉट इक्वल टू फाई, यह फाई के इक्वल नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये घटनाएं अपवर्जी नहीं है। लिख देंगे अपवर्जी नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका कंप्लीट होता है। क्लियर हुआ ये पहला क्वेश्चन? यस सर। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। एक पासा फेंका जाता है। तो जब भी पासा फेंका जाएगा तो पासे का जो सैंपल होगा, यानी पासे पर जो नंबर आने की संभावना होगी ये होगी 1 2 3 4 5 6 होगी। अब देखिए क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित घटनाओं का वर्णन कीजिए। ए संख्या 7 से कम, यानी ए में जो होगा 7 से कम जितनी संख्याएं होंगी सब होंगी। तो इसका मतलब ए में 1 2 3 4 5 और 6 होगा। ए हो गया। अब इसके बाद सेकंड में देखिए क्या कहा जा रहा है। सेकंड में बी के बारे में कहा जा रहा है। 7 संख्या 7 से बड़ी, तो 7 से बड़ी कोई संख्या होगी यहाँ? तो 7 से बड़ी कोई संख्या नहीं है। इसका मतलब कि बी फाई है। अब इसके बाद हम आते हैं सी पर, थर्ड में।
तो थर्ड में दिया है सी संख्या 3 का गुणज। देखिए इसमें 3 का गुणज कौन है, तो एक तो 3 है और दूसरा 3 दूना 6 है, तो सी निकल गया। अब इसके बाद हम आते हैं डी पर। देखें डी में क्या दिया हुआ है, संख्या 4 से कम है, 4 से कम संख्या, तो 4 से कम है तो 4 से कम 1 2 और 3 हो जाएगा, 4 से कम संख्या। और ई में दिया है 4 से बड़ी सम संख्या। देखिए ई में 4 से बड़ी सम संख्या, तो 4 से बड़ी सम संख्या केवल एक है और वो है 6। और इसके बाद फिर देखें यफ में दिया है, देखें यफ में दिया है 3 से कम नहीं, तो 3 से कम नहीं इसका मतलब 3 हो सकता है, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 3 से कम नहीं यानी 2 नहीं लेना है हमको। तो 3 से कम नहीं इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 3 4 5 और 6 हो जाएगा। अब देखिए क्या आपसे पूछा जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है कि ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए। ए यूनियन बी, देखिए ए में 1 2 3 4 5 6 है और बी में 5 है। यूनियन क्या होता है, यूनियन में जो दोनों के अवयवों को ले लिया जाता है। यूनियन में जो कॉमन होता है उसको भी, जो कॉमन नहीं होता उसको भी ले लेते हैं। तो 5 में तो कुछ भी नहीं है, इसका मतलब ए के जो अवयव होंगे सब यहाँ आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। तो ए यूनियन भी निकल गया। फिर आपसे कहा जा रहा है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी, देखिए इंटरसेक्शन में ए और बी में जो कॉमन होता है उसको लिया जाता है। तो देखिए ए और बी में क्या कॉमन है, तो ए और बी में तो कुछ है ही नहीं है, तो ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब कि ये 5 हो जाएगा। और फिर आपसे कहा जा रहा है बी यूनियन सी, बी और सी का यूनियन। देखें ये क्या होगा, बी यूनियन सी, तो बी देखिए बी में 5 है, कुछ भी नहीं है, और सी में देख रहे हैं 3 और 6 है, तो इसका यूनियन, यूनियन का मतलब जो कॉमन है वो भी, जो कॉमन नहीं है वो भी, तो ये हो जाएगा आपका 3 6, बी यूनियन सी हो गया। अब इसके बाद जो है ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ, ई और एफ का इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन में जो कॉमन होगा, देखिए ई में 6 है और एफ में 3 4 5 6 है, तो इन दोनों में जो कॉमन होगा हम लोग उसको ले लेंगे, तो ई इंटरसेक्शन एफ हो गया। अब डी इंटरसेक्शन ई निकालना है, डी इंटरसेक्शन ई, डी और ई का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन में जो कॉमन होता है, तो देखिए डी में 1 2 3 है और ई में 6 है, तो इसमें क्या कॉमन है, कुछ भी नहीं कॉमन है, तो 5 हो जाएगा। और फिर ए माइनस सी कहा जा रहा है, ए माइनस सी माने ए में से सी के अवयव को हटा देंगे, जो बचेगा उसको लिख लेंगे। तो देखिए ये ए है और सी के अवयव क्या है, 3 6 है, तो 3 6 इसमें से निकाल लेंगे, 3 6 निकाल लेंगे तो जो बचेगा वही ए माइनस सी हो जाएगा। तो देखिए क्या बचेगा, 1 2 4 5 हो जाएगा, क्योंकि इसमें से 3 और 6 निकल जाएगा। फिर आपसे क्या पूछा जा रहा है, d माइनस ई पूछा जा रहा है, तो d में से e के अवयव को हटा देंगे, तो आप देखिए ना d में 1 2 3 है और e में 6 है, 6 को हटा देना है, तो इसमें तो 6 है ही नहीं है, तो कुछ कुल मिलाकर के इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, ये 1 2 3 हो जाएगा। अब d माइनस ई के बाद हमको ई इंटरसेक्शन एफ डैश निकालना है, तो सबसे पहले तो हम एफ डैश निकाल लें। एफ डैश जानते हैं क्या होता है, ये जो सैंपल है, ये जो यूनिवर्सल सेट है, उसमें से एफ के अवयव को घटा देंगे, तो एफ में क्या है 3 4 5 6 है,
तो 3 4 5 6 हटा दीजिए, 3 4 5 6 हटा दीजिए, तो एफ डैश जो होगा ये 1 2 होगा। सब समुच्चय वाले चैप्टर में ये सब पढ़े ही हैं हम लोग। तो ये एफ डैश निकल गया। अब आपसे कहा गया है ई इंटरसेक्शन एफ डैश, यानी ई और एफ डैश में कॉमन क्या है। तो ई में देखिए 6 है और एफ डैश में 1 2 है, इसमें कॉमन क्या है, तो कॉमन कुछ भी नहीं है, तो ये 5 हो गया। इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 2 था, ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट होता है। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, एक परीक्षण में पासे के एक जोड़े को फेंकते हैं। याद रखे रहिएगा, पासे के एक जोड़े को फेंका जा रहा है। तो अगर एक पासा फेंका जाएगा तो 1 2 3 4 5 6 आएगा, और अगर दूसरा पासा फेंकेंगे तो दूसरा पासा फेंकेंगे तो 1 2 3 4 5 6 आएगा। तो कुल मिलाकर के कितने सैंपल होंगे इसको देखना है। तो सैंपल देखने के लिए इसका हम मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो पता चलेगा कितने सैंपल होंगे। तो देखिए 1 1 होगा, फिर 1 2 होगा, 1 3 होगा, 1 4 होगा, फिर 1 5 होगा, फिर 1 6 होगा। फिर आगे हम बढ़ते हैं। अब इसके बाद 2, तो 2 1 हो जाएगा, 2 2 हो जाएगा, 2 3 हो जाएगा, 2 4 हो जाएगा, 2 5 हो जाएगा, फिर 2 6 हो जाएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं 3 पर। तो ये हो जाएगा आपका 3 1 हो जाएगा, 3 3 हो जाएगा, 3 1 हो जाएगा, 3 2 हो जाएगा, फिर 3 3 हो जाएगा, 3 4 हो जाएगा, 3 5 हो जाएगा, 3 6 हो जाएगा। और फिर आगे बढ़ते हैं 4 पर। तो ये हो जाएगा आपका 4 1 हो जाएगा, 4 2 हो जाएगा, 4 3 हो जाएगा, 4 4 हो जाएगा, 4 5 हो जाएगा, और फिर ये 4 6 हो जाएगा। इसके बाद फिर हम 5 को लेते हैं। तो ये हो जाएगा 5 1 5 2, और फिर ये हो जाएगा 5 3, फिर 5 4 हो जाएगा, फिर 5 5 हो जाएगा, और फिर ये 5 6 हो जाएगा। फिर अब लास्ट वाले पे आते हैं 6 वाले पर। तो ये हो जाएगा 6 1 हो जाएगा, 6 2 हो जाएगा, 6 3 हो जाएगा, 6 4 हो जाएगा, 6 5 हो जाएगा, और फिर 6 6 हो जाएगा। तो ये रहा, अगर दो पासों को एक साथ फेंका जाएगा ना, तो दो पासों को फेंकने पर, यानी पासे के जोड़े पर फेंकने पर यही परिस्थितियां उसमें आ सकती हैं। टोटल 36 कंडीशन आते हैं। अब देखिए क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित घटनाओं का वर्णन कीजिए। अब देखिए ए में क्या होगा, इसको लिखना है। तो निम्नलिखित घटनाओं का वर्णन कीजिए। प्राप्त संख्याओं का योग 8 से अधिक है। देखिए तो योग कहाँ कहाँ 8 से अधिक है, ये हम लोगों को देखना है। 8 से अधिक है, तो 8 से अधिक के लिए जो कंडीशन आती है, देखिए पहले वाले में तो 8 तक है, 8 से अधिक नहीं है। यहाँ पर 8 से अधिक ये है एक संख्या। इसके बाद देखिए 8 से अधिक ये है, फिर ये है। फिर यहाँ आइए दूसरे वाले में, तो 8 से अधिक संख्या ये है, फिर 8 से अधिक संख्या ये है। और फिर इसके बाद तीसरे वाले में आइए, तो 8 से अधिक यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। तो ये जो है 8 से अधिक संख्याओं को यहाँ पर लेना है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा एक फॉल्ट हो गया था, यहाँ पर 4 4 लिख दिए थे, 4 4 नहीं, 4 4 तो ऊपर है, यहाँ 5 4 हो जाएगा। तो यहाँ भी एक संख्या आ जाएगी जिनका जोड़ जो है 8 से अधिक होगा। तो अब हम यहाँ पर लिख लें, ए में जिनका योग 8 से अधिक होगा उसको लिखना है। तो देखिए ये हो जाएगा 3 6,
फिर दूसरे वाले में 4 5 हो जाएगा, फिर 4 6 हो जाएगा, फिर इसके बाद 5 4 हो जाएगा, 5 5 हो जाएगा, फिर 5 6 हो जाएगा, इसके बाद यहाँ 6 3 हो जाएगा, फिर 6 4 हो जाएगा, फिर 6 5 हो जाएगा, फिर 6 6 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका ए की स्थिति को हम दिखा दिए। अब इसके बाद हम आते हैं बी पर। बी देखते हैं बी में क्या कहा जा रहा है। बी में कहा जा रहा है दोनों पासों पर संख्या 2 प्रकट होती है, यानी दोनों में से किसी एक पर 2 आए उसको लिखना है। तो किसी एक पर 2 आए, देखिए 2 यहाँ आया है, 2 यहाँ 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 है। इसके बाद देखिए 2 यहाँ है, फिर 2 यहाँ है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, और फिर यही 2 है यहाँ पर। तो अब चलिए इसको लिखते हैं हम। ये हो जाएगा आपका 1 2, और इसके बाद दूसरे में 2 1 2 2 2 3 2 4, ये 2 5 2 6 हो गया। अब इसके बाद 3 2 होगा, 3 2 होगा, 4 2 होगा, फिर ये 5 2 हो जाएगा, और फिर ये 6 2 हो जाएगा। तो ये बी को हमने दिखा दिया। अब इसके बाद जो है हम सी में देखते हैं सी में क्या होगा। तो सी में आपसे कहा जा रहा है कि प्रकट संख्याओं का योग कम से कम 7 है। कम से कम 7, जोड़ कम से कम 7, यानी जोड़ 7 भी हो सकता है, 7 से अधिक भी हो सकता है, लेकिन यह जोड़ 3 का गुणज होना चाहिए। तो 3 का गुणज होना चाहिए। तो देखिए 3 दूना 6 होगा, तो 7 से कम हो जाएगा, 7 से कम नहीं होना चाहिए। तो फिर तितली के 9 हो जाएगा, या 3 चौके 12 हो जाएगा। तो देखना है कि किसका जोड़ 9 के बराबर है या 12 के बराबर है, ये हम लोगों को देखना है। किनका जोड़ जो है 9 के बराबर या 12 के बराबर है। तो चलिए यहाँ पर हो जाएगा, क्रॉस से इसको दिखा रहे हैं, और फिर यहाँ आएगा 9, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, यहाँ आएगा। यही हम लोग को दिखाना है। तो अब जो है मतलब यह कम से कम 7, मतलब जोड़ 7 से अधिक आना चाहिए, लेकिन वो 3 का गुणज भी होना चाहिए, 3 का गुणज। तो अगर हम देखते हैं जहाँ जहाँ क्रॉस किए हैं उसको नोट करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 6 होगा, और इसके बाद 3 6 के बाद ये हो जाएगा 4 5, और 4 5 के बाद फिर ये आ जाएगा 5 4, और फिर 5 4 के बाद ये आएगा 6 3, और फिर ये हो जाएगा आपका 6 6। तो ये जो है क्वेश्चन में यही कहा जा रहा था कि दोनों पासों पर जो नंबर आए हैं उनका जोड़ 7 से अधिक होना चाहिए और 3 का गुणज होना चाहिए। तो ये सब हम लोगों ने लिख लिया है, और कोई नंबर तो छूट नहीं रहा है। तो अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, आपसे पूछा जा रहा है कि इन घटनाओं में कौन कौन से युग्म अपवर्जी हैं। तो अपवर्जी तब होगा जब इंटरसेक्शन 5 माने कुछ कॉमन न मिले। तो अब देखिए ए और बी में देखिए कुछ कॉमन मिल रहा है, ध्यान दीजिए। ए और बी में देखिए, ए और बी में आपको देखना है 3 6 कहीं नहीं है इसमें, 4 5 भी इसमें कहीं नहीं है, 4 6 भी कहीं नहीं है, 5 4 भी नहीं है, 5 5 भी नहीं है, 5 6 भी नहीं है, 6 3 भी नहीं है। इसका मतलब ए और बी जो है, यहाँ पर देखें ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 है,
इसलिए ए और बी अपवर्जी है, यहाँ लिख दिया जाएगा ए और बी जो है अपवर्जी हैं। अब जरा ए और सी को देखा जाए तो देखें ए और सी में कुछ कॉमन, देखिए ए और सी में तो कॉमन मिल रहा है, देख लीजिए ए और सी में तो 3 6 कॉमन है, 5 4 कॉमन है। इसका मतलब कि ए और सी अपवर्जी नहीं है, लेकिन पूछा जा रहा है कि अपवर्जी कौन है, तो ए और बी तो अपवर्जी नहीं। अब जरा बी और सी देखा जाए, बी और सी में क्या कॉमन है, 1 2 इसमें कहीं नहीं है, या इसे देखिए 3 6 इसमें कहीं नहीं है, 4 5 भी कहीं नहीं है, 5 4 भी कहीं नहीं है, 6 3 भी कहीं नहीं है, 6 6 भी कहीं नहीं है। इसका मतलब कि ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 5, यानी ए और सी भी अपवर्जी हैं। और अगर हम देखें ए और सी नहीं, गलत लिखा गया, बी और सी अपवर्जी हैं, तो ए और सी में तो कॉमन है, इसलिए ए और सी अपवर्जी नहीं है। तो इस प्रकार जो है ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। 3 सिक्कों को एक बार उछाला जाता है, जरा देखिएगा, एक सिक्के को उछाला जाएगा तो हेड टेल आएगा, अगर दूसरे सिक्के को उछालें तो ये भी हेड टेल आएगा। तो अगर इनको 2 बार उछाला जाए तो क्या कंडीशन आएगी, तो मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो यच यच आएगा, यच टी आएगा, टी यच आएगा, टी टी आएगा। और अगर 3 बार उछाला जाए तो फिर यच टी का इसमें गुणा कर दिया जाएगा। तो 3 बार उछालेंगे तो जो प्रतिदर्श समष्टि आएगा, जो सैंपल आएगा, वो होगा, देखिए यच 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 टी यच यच टी एच एच टी यच, फिर ये हो जाएगा यच टी टी, इसके बाद टी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा टी एच एच टी एच टी, फिर ये हो जाएगा टी टी एच, फिर हो जाएगा टी टी टी, ये हो गया। तो ये हो गया प्रतिदर्श समष्टि। अब देखिए क्या है, तो इसमें कहा क्या जा रहा है क्वेश्चन नंबर 4, अभी तो कहा जा रहा था कि 3 सिक्कों को एक बार उछाला जाता है, तो जब 3 सिक्कों को उछालेंगे तो ये कंडीशन आएगी जो प्रतिदर्श समष्टि में दिखाया गया है। अब देखें, मान लीजिए घटना 3 चित्त दिखना को ए से, देखिए ए में 3 चित्त का मतलब हेड होता है, तो हेड तीनों हेड दिखाना है, तो तीनों हेड के लिए केवल एक कंडीशन है, यच यच यच। अब इसके बाद देखें, और फिर दिया है 2 चित्त और 1 पट, यानी 2 हेड और 1 टेल, तो 2 हेड और 1 टेल यहाँ है, 2 हेड और 1 टेल यहाँ है, 2 हेड और 1 टेल यहाँ है, ये 3 है। तो इसमें इसको जो है बी में दिखाना है आपको, 2 हेड और 1 टेल, तो ये हो गया यच यच टी यच टी यच और टी एच यच, ये 3 कंडीशन हो जाएंगे। इसके बाद फिर सी में आते हैं, देखिए सी में क्या कहा जा रहा है, घटना 3 पट दिखना को सी, 3 पट दिखना, 3 पट माने 3 टेल, इसको सी से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो 3 टेल लास्ट में है, टी टी टी, ये हो गया टी टी टी। और फिर आपसे कहा जा रहा है ए पहले सिक्के पर चित्त दिखना, पहले सिक्के पर चित्त यानी पहले पर हेड आना, तो देखिए पहले पर हेड कहाँ कहाँ आया है, तो पहली स्थिति में हेड आया है, फिर दूसरी स्थिति में भी हेड आया है, तीसरी स्थिति में भी हेड आया है, फिर यहाँ भी हेड आया है। तो यही आपसे कहा जा रहा था कि पहले सिक्के पर हेड आता है,
देखिए डी में पहले सिक्के पर चित दिखना, इसको डी से प्रदर्शित किया जाता है, तो चित का मतलब है डी हो गया। अब पूछा जा रहा है कि इनमें कौन कौन परस्पर अपवर्जी हैं, तो अपवर्जी जिनमें कुछ कॉमन नहीं होगा वही अपवर्जी होगा। तो देखिए ए और बी में कुछ कॉमन नहीं है, देखिए ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0, यानी ए और बी अपवर्जी हैं, अपवर्जी हैं। इसके बाद देखिए ए और सी में भी कुछ कॉमन नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 5, ये भी अपवर्जी है। फिर ए और डी में देखिए, ए और डी में तो कॉमन है, ये अपवर्जी नहीं है। अब बी में आइए, बी और सी में देखिए, तो बी इंटरसेक्शन सी, यहाँ भी कुछ कॉमन नहीं है बी और सी में, तो बी और सी में कुछ कॉमन नहीं है, तो ये भी अपवर्जी है, ये भी अपवर्जी है। बी और डी में देखिए, बी और डी में कॉमन है कि नहीं है, बी और डी में तो कॉमन है, इसलिए बी डी अपवर्जी नहीं है। और इसके बाद सी और डी में देखिए, सी और डी में कुछ कॉमन है, सी और डी में कुछ कॉमन नहीं है, तो सी और डी, तो ये हो गया, ये अपवर्जी है। आपसे यही पूछा जा रहा था कि कौन कौन अपवर्जी हैं, तो देखिए ए और बी अपवर्जी हैं, ए और सी अपवर्जी हैं, बी और सी अपवर्जी हैं, सी और डी अपवर्जी हैं। अब देखें पूछा जा रहा है कि कौन सरल हैं। सरल का मतलब ये होता है कि एक दूसरे का कोई संबंध, एक कहीं और है दूसरा कहीं और है, तो देखिए एक कहीं और दूसरा कहीं और। ए में देख रहे हैं यच 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 है और सी में टी 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 है, इसमें कुछ कहीं से कुछ संबंध नहीं मिल रहा है, तो इसलिए आप सेकंड वाले में बताएंगे, ये तो फर्स्ट वाला था, और सेकंड वाले का जवाब आप देंगे कि ए और सी सरल हैं, ए और सी सरल हैं। सरल उसको कहते हैं जिसका एक दूसरे से कोई संबंध ही नहीं है, ए कहीं और है और सी कहीं और है। अब इसके बाद क्या कहा जा रहा है, फिर थर्ड में कहा जा रहा है मिश्र हैं। मिश्र का मतलब जिसमें कॉमन मिल जाए, तो कॉमन किस में मिल रहा है, तो देखिए ए और सी में तो नहीं है, ए और डी में है, ए और डी में कॉमन है, तो ए और डी में कॉमन है, तो ए और डी जो होंगे, कॉमन का मतलब इंटरसेक्शन हो गया, तो ए और डी में कॉमन है, तो ए और डी मिश्र हो जाएंगे। और देखिए बी बी, ये यच यच टी, यच यच टी, बी और डी में भी कॉमन है, तो ये हो जाएगा बी इंटरसेक्शन डी, ये भी मिश्र होगा, मिश्र होगा, ये भी मिश्र होगा। अब सी आइए, सी और डी मिश्र नहीं है, तो आपसे पूछा जा रहा है कौन कौन मिश्र हैं, तो ए और डी मिश्र हैं, बी और डी भी मिश्र हैं। तो यही आपसे पूछा जा रहा था फर्स्ट वाले में कि कौन अपवर्जी है, सेकंड में पूछा जा रहा था कौन सरल है, और थर्ड में पूछा जा रहा था कौन कौन मिश्र है। तो क्लियर हो गया आप लोगों को? यस सर। इसको अच्छी तरह से आप तैयार किए रहिएगा। तो इस प्रकार प्रश्नावली 16.2 में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 आज आपको बताए गए। जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, हमें उम्मीद है कि आप लोगों को भी ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें, और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सर।